स्वागत है आप सभी का इजी एजुकेशन हब में। पिछले वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि मशीन टूल टेक्नोलॉजी क्या होता है और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से मशीन टूल इम्पॉर्टेंट हैं। और उसी वीडियो में हमने यह भी बता दिया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेथ मशीन पढ़ाने वाले हैं। तो आज का वीडियो लेथ मशीन की पढ़ाई का है। लेथ मशीन की पढ़ाई तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा एनालॉजी या यह कह लीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण से आपको लेथ मशीन का एक आइडिया क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक बेलनाकार कार्यखंड है। मान लीजिए यह लोहे का एक वर्क पीस है जो बेलनाकार है। इसका डायमीटर है कैपिटल डी mm है। अब हमें करना यह है कि इसके डायमीटर को कम करना है। इसका डायमीटर कैपिटल डी से घटा करके स्मॉल डी करना है। देखिए, हमने डायग्राम में खींच दिया। पहले क्या था, कार्यखंड का डायमीटर ज़्यादा था या कार्यखंड का व्यास ज़्यादा था, जिसको हमने लिखा है कैपिटल डी। यहाँ हमने फाई लिखा है। फाई इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सिंबल है। जहाँ कहीं हमें किसी कार्यखंड का व्यास दिखाना होता है उसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आप लोग याद कर लीजिए। इसी तरीके से बीच बीच में कोई चीज़ आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड, उसको हम समझाते रहेंगे। देखिए, फाई का मतलब क्या होता है, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सिंबल है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डायमीटर ऑफ वर्कपीस। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहीं भी कार्यखंड का व्यास दिखाने के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं। फाई लिखने के बाद उसके बाद जो भी उसका व्यास रहता है, 10 mm रहेगा तो 10 लिख देंगे, 100 mm रहेगा तो फाई 100 लिख देंगे, 1000 mm रहेगा तो फाई 1000 लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या कहा है कि कार्यखंड का जो डायमीटर है वो कैपिटल डी है, तो हमने फाई कैपिटल डी लिख दिया है। अब इस कार्यखंड के डायमीटर को घटा करके स्मॉल डी करना है। तो इस कार्यखंड के डायमीटर को अगर हम आपसे पूछे कि इस कार्यखंड के डायमीटर को कैसे घटाएंगे, तो इस कार्यखंड के डायमीटर को घटाने के लिए अगर हम किसी मशीन का इस्तेमाल न करें, अगर प्राचीन समय में होते, हम पुराने ज़माने में होते, तो हम क्या करते, कोई एक हैंड टूल लेकर के इस कार्यखंड के परिधि से चारों तरफ से एक समान रूप से मटेरियल रिमूव करते। एक समान रूप से मटेरियल जब छाट करके हटा देते तो थोड़ी देर बाद हम पाते कि यह कार्यखंड जो है पहले से पतला हो गया या कार्यखंड का व्यास पहले से कम हो गया। जिस मेथड से हमने यह कार्यखंड का डायमीटर कम करने के लिए बताया, या बिना मशीन का जो मेथड हमने यह इस्तेमाल किया, यह बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं मिलती है। तो और क्या, और कोई मेथड हो सकता है क्या? हाँ, और क्या मेथड हो सकता है, थोड़ा उसको समझिए। और जो मेथड हो सकता है वो ये हो सकता है कि मान लीजिए यह कार्यखंड है, इस कार्यखंड का डायमीटर आपको घटाना है। तो इस कार्यखंड का डायमीटर घटाने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि आप इस कार्यखंड को घुमा दीजिए, किसी न किसी माध्यम से घुमा दीजिए। कोई मोटर यहाँ लगा दीजिए, कोई डीजी सेट लगा दीजिए, कोई आईसी इंजन लगा दीजिए, या किसी न किसी माध्यम से इस कार्यखंड को इसके एक्सिस पर इस तरीके से रोटरी मोशन करा दीजिए। कार्यखंड को इसके एक्सिस पर इस तरीके से रोटरी मोशन करा दीजिए। फिर क्या करिए, जब कार्यखंड रोटरी मोशन कर रहा हो उसी समय एक धारदार टूल या एक धारदार औजार ला करके यहाँ पर इस तरीके से सटा दीजिए। धारदार औजार लेकर के आइए, इस तरीके से धक्का दे करके कार्यखंड में ऐसे धसा दीजिए थोड़ा सा। जब कार्यखंड घूमेगा और टूल का नोक जब इसमें धस जाएगा तो कार्यखंड के सरफेस से चिप्स के रूप में मटेरियल रिमूव होकर के इस टूल के सरफेस पर चढ़ने लगेगा। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि जब कार्यखंड को इसमें धसा देंगे तो जहां पर धसाए रहेंगे कार्यखंड घूमते हुए टूल पर रगड़ते हुए अपने परिधि पर चारों तरफ से इस तरह से मटेरियल रिमूव करके यहां पर डायमीटर अपना कम कर लेगा। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर तो इसका डायमीटर कम हो गया और टूल आपका जो है कि यहाँ से चढ़ करके जो है कि यहाँ पर पहुँच चुका है। कैसे? क्योंकि आपने इधर नीचे से धक्का दिया था। क्यों धक्का दिया था? कार्यखंड में धसाने के लिए। क्यों धसाना चाह रहे थे? उसका डायमीटर कम करना था। अब जब एक जगह इसका डायमीटर कम हो गया तो टूल को इस तरीके से चला दीजिए थोड़ा सा।
जहां तक आप इसके डायमीटर को कम करना चाहते हैं वहां तक इसको चला दीजिए, तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर में कार्यखंड का डायमीटर घट करके इस तरीके से हो गया, वर्कपीस आपका पतला हो गया। अब ये जो आपने दूसरा मेथड इस्तेमाल किया और ये डायमीटर कम करने का जो पहला मेथड है, उन दोनों में क्या अंतर है? जो पहला मेथड था इसमें हमने बताया कि एक हैंड टूल का इस्तेमाल करते हुए, हाथ से इस्तेमाल किए जाने वाले टूल का इस्तेमाल करते हुए कार्यखंड के सरफेस से चारों तरफ से मटेरियल रिमूव किया गया था। इसमें एक्यूरेसी या बहुत ज्यादा फिनिश नहीं मिल पाता। ये पहले मेथड में बहुत ज्यादा टाइम लगता और कार्यखंड पहले की तरह सिमेट्रिकल रहे ऐसा जरूरी भी नहीं था। लेकिन जो दूसरा मेथड था इसमें कार्यखंड रोटेट कर रहा था और एक कटिंग टूल जो है कार्यखंड के संपर्क में लगातार बना हुआ था। रोटेट करता हुआ कार्यखंड अपने सरफेस से खुद मटेरियल छील छील करके टूल के सहारे हटा दिया। इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी है, इसमें टाइम भी कम लगेगा, इसमें पहले की तरह सिमेट्रिकल वर्कपीस भी मिल जाएगा। आगे चल करके इसी मेथड को आप लोग लेथ मशीन में टर्निंग पढ़ेंगे। हमने आपको यह एनालॉजी इसलिए बताई ताकि आपको लेथ मशीन की जरूरत समझ में आए कि हमारे मशीन टूल टेक्नोलॉजी में लेथ मशीन क्यों पढ़ाया जाता है या लेथ मशीन का हमारे दैनिक जीवन में क्या जरूरत है। अब बात आती है कि अच्छा एक कार्यखंड का डायमीटर कम करने वाला ये जो दूसरा मेथड था हमें पसंद आया। ठीक है, हम पहले मेथड को पसंद नहीं करते हैं, हम दूसरे मेथड को पसंद करते हैं कि कार्यखंड घूमता रहेगा, रोटरी मोशन करता रहेगा और एक टूल इसके पास ला करके लगा देंगे, उसके सरफेस से मटेरियल रिमूव हो जाएगा और कार्यखंड का डायमीटर कम हो जाएगा। लेकिन ये बताइए कि कार्यखंड को घुमाएगा कौन और टूल को पकड़ करके खड़ा कौन रहेगा? कार्यखंड को घुमाएगा कौन, यानी कार्यखंड घूमेगा कैसे, और टूल को वर्कपीस में सटा करके लगाए कौन रहेगा, या टूल को कटिंग फोर्स कौन लगाएगा, टूल को ऐसे ऐसे कौन चलाएगा। यही दो काम अगर कोई करने लगे तो हमारा काम आसान हो जाए। यही दो काम करने के लिए इंट्रोड्यूस होता है लेथ मशीन। अब हम सीधे चलते हैं लेथ मशीन पर कि लेथ मशीन क्या करता है, कैसे करता है। देखिए, लेथ मशीन का ब्लॉक डायग्राम समझाने के लिए हम एक बेंच का सहारा ले रहे हैं। आप सभी लोग बेंच के बारे में जानते होंगे। देखिए, हमारे यहाँ बेंच कहने का मतलब है वहीं जिस पर आप बैठ करके पढ़ाई कर रहे थे अपने क्लासरूम में, हम उसी बेंच की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से दिखने वाला जो बेंच था, इसी बेंच की बात कर रहे हैं। यह मान लीजिए एक बेंच है। यहाँ पर हमने बेंच का जो दो पैर बनाया है, एक पैर थोड़ा चौड़ा बनाया है, एक पैर थोड़ा सा पतला बनाया है। इसका हमें जरूरत है, वो हमने जानबूझ करके बनाया है। देखिए, आप सभी लोग बेंच देखे हैं। यह मान लीजिए एक बेंच है। अब क्या करिए, बेंच के ऊपर की तरफ यहाँ पर एक डब्बा लगा दीजिए इस तरीके से। अब इस डब्बे में यहां पर और यहां पर बियरिंग लगा करके एक शाफ्ट लगा दीजिए। शाफ्ट जो कि क्या कर सकता है, यहां पर इस तरीके से रोटरी मोशन कर सकता है। अब कैसे रोटरी मोशन करेगा, इस डिब्बे के अंदर कोई ना कोई होगा जो शाफ्ट को पकड़ करके घुमाएगा। हाँ, उसको हम लोग देखेंगे अभी कौन है जो शाफ्ट को पकड़ करके घुमाएगा। और इस बेंच के ऊपर एक रास्ता बना दीजिए, गाइड वेज, और इस पर एक सरकने वाला या हाथ से सरकाए जाने वाला या ऑटोमेटिक सरकने वाला एक कोई ना कोई दूसरा बॉक्स लगा दीजिए जो क्या करे, इसके ऊपर सरक सके। ठीक है। अब यहां पर क्या करिए, एक मोटर लगा दीजिए। जो बेंच का बायां पैर है वह खोखला है, यहां पर एक मोटर लगा दीजिए इस तरीके से। इस मोटर पर एक पुल्ली लगा दीजिए। वो कौन पुल्ली होती है उसको हम जब लेथ मशीन का डिटेल करेंगे तब बताएंगे, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन है। इस कौन पुल्ली से, इसके अंदर भी कुछ शाफ्ट्स होते हैं, यहां से पावर लेकर के आइए, इस पर भी कुछ पुल्लीज लगा दीजिए। इस पे से पावर सीधे लेकर के आइए इस शाफ्ट से, इस शाफ्ट पर गियर लगा करके पावर इस पर से इस शाफ्ट पर ले लीजिए। अब क्या होगा, ये वाला शाफ्ट घूमने लगेगा।
देखिए हमने कहा कि बेंच के जो बायां पैर जो खोखला पैर है, जो हमने बताया कि बेंच का जो पैर चौड़ा है बायां वाला वह खोखला पैर है, उस खोखले हिस्से में हमने क्या लगा दिया है, एक इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर का शाफ्ट ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस बाहर की तरफ निकले हुए शाफ्ट पर एक शंकु पुल्ली यानी कोण पुल्ली लगा दिया गया है। अब इस कोण पुल्ली पर बेल्ट चढ़ा करके इससे पावर लेकर के जाया जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एक शाफ्ट और लगा दिया गया है। इस शाफ्ट से पावर कहां लेकर के गए हैं हम, उस शाफ्ट पर जो हमने बताया कि जो दो बियरिंग्स के ऊपर लगा दिया है हमने। ये शाफ्ट इस डब्बे के साथ या लेथ बेंच पर या लेथ मशीन के बेड पर बाएं तरफ लगे हुए डिब्बे से बाहर निकला हुआ है। अब अगर यह इलेक्ट्रिकल मोटर आप चालू करते हैं या स्विच दबा करके ऑन करते हैं तो क्या होगा, यहां जो इलेक्ट्रिकल मोटर का पावर है यह जो है कि कहां मिलने लगेगा आपको, यहां पर ए वाला जो शाफ्ट है यह घूमने लगेगा। ए वाला शाफ्ट घूमने लगेगा तो यहां पर आप क्या करिए, कोई ना कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस लगा दीजिए। वर्क होल्डिंग डिवाइस मतलब एक ऐसा जुआड़ या एक ऐसा डिवाइस जो किसी कार्यखंड को पकड़ सकता है। हमारा हाथ अभी क्या है, मार्कर को पकड़ा हुआ है, तो जो हमारा हाथ है ये मार्कर होल्डिंग डिवाइस है। हमारा हाथ कल को चाय पकड़ने के लिए कप पकड़ेगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, कप होल्डिंग डिवाइस। हमारा हाथ आपका फोटो खींचने के लिए कैमरा पकड़ेगा तो हमारा ही हाथ क्या हो जाएगा, कैमरा होल्डिंग डिवाइस। तो इसी तरीके से यह जो रोटरी शाफ्ट इससे बाहर निकल रहा है, यहां पर एक हमने डिवाइस लगा दिया है। इस डिवाइस का नाम हम रख रहे हैं अभी वर्क होल्डिंग डिवाइस या जॉब होल्डिंग डिवाइस। यह क्या कर सकता है, यह होल्डिंग डिवाइस है, यानी किसी न किसी को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा, जाब को, जो हम बता रहे थे कि इसका डायमीटर कम करना है उसको पकड़ेगा। और एक यहां पर जुआड़ लगा हुआ है ये वाला जो इस बेंच पर सरक सकता है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टूल होल्डिंग डिवाइस। यह क्या कर सकता है, ये जो हमने सरकने के लिए एक जुआड़ लगाया हुआ है, यह क्या पकड़ेगा, टूल को पकड़ेगा। यह टूल होल्डिंग डिवाइस हो गया और वह क्या हो गया, वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब जो हमारा वर्क पीस था ये वाला, जिसका डायमीटर हमें घटाना था, हमने डायमीटर घटाने का क्या मेथड आपको बताया था कि एक टूल यहां से लग जाएगा और इसको किसी न किसी माध्यम से हम क्या करेंगे, रोटरी मोशन दे देंगे, तो हमारा यह डायमीटर घटाने वाला कार्यक्रम टर्निंग हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो बेंच के ऊपर हमने सारा का सारा जुआड़ अभी तक आपको बताया, इसमें यह बताया कि एक बेंच है, बेंच का बायां पैर खोखला है और दायां पैर सॉलिड है। जो बेंच का बायां पैर खोखला है यह यूं ही खोखला नहीं रखा गया है, इसके अंदर इस मशीन को चलाने के लिए कुछ मैकेनिज्म रखा गया है। इस मशीन को चलाने के लिए मैकेनिज्म में क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर रखा गया है इस खोखले पैर में। इस इलेक्ट्रिकल मोटर से पावर कहां ट्रांसमिट कर दिया गया है, बेल्ट और कोण पुल्ली की सहायता से इस शाफ्ट को। जब इस शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर दिया गया है तो यह शाफ्ट क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिकल मोटर चालू करेंगे ये वाला शाफ्ट घूमने लगेगा। जब ये वाला शाफ्ट घूमने लगेगा तो इसके किनारे पर क्या लगा दिया गया है, वर्क होल्डिंग डिवाइस, यानी कार्यखंड को पकड़ने वाला एक डिवाइस। अब यह क्या करेगा, कार्यखंड को पकड़ लेगा। किसको पकड़ सकता है, इस कार्यखंड को जिसका डायमीटर हमें अभी कम करना था। इस कार्यखंड को ला करके हम लोग वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ा देंगे। अब जब हमारा ये वाला शाफ्ट घूमेगा तो कार्यखंड भी साथ में घूमने लगेगा। अब घूमने वाला जो पहला काम था वो तो खत्म, अब दूसरा काम क्या बचा, ये जो टूल को जो है कि लेकर के कार्यखंड को सटाने वाला। अब जो दूसरा काम है टूल को पकड़ करके कार्यखंड को सटाने के लिए, तो इसके लिए भी एक डिवाइस यहां लगा हुआ है बेंच के ऊपर, जिसका नाम क्या है, टूल होल्डिंग डिवाइस। अब यह जो टूल होल्डिंग डिवाइस क्या है, इसके ऊपर हम कोई क्लैंप लगा करके इस तरीके से टूल को बांध देंगे। देखिए समझिए थोड़ा सा एनालॉजी को। आपका जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है इस तरीके से यहां पर वर्क को पकड़ लेगा। जो टूल होल्डिंग डिवाइस बेंच के गाइड वे पर यहां पर आपको दिख रहा है, यह टूल को पकड़ लेगा इस तरीके से। अब जब टूल होल्डिंग डिवाइस क्या है, जो वर्क होल्डिंग डिवाइस इस तरीके से घूम सकता है, लेकिन टूल होल्डिंग डिवाइस इस तरीके से चल सकता है और इधर की तरफ कार्यखंड में पेनिट्रेट कर सकता है, जो कि आपको यहां से दिखाया गया है।
अब देखिए वर्क पीस यहाँ वर्क होल्डिंग डिवाइस में बंद करके चलेगा और जो टूल है वह टूल होल्डिंग डिवाइस पर बंद करके ऐसे वर्क पीस में पेनिट्रेट होगा। जब पेनिट्रेट होगा तो वर्क पीस ऐसे घूमेगा तो उसके परिधि से चारों तरफ से मटेरियल रिमूव होगा। ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है आपका लेथ मशीन। अब हम लेथ मशीन का डायग्राम या लेथ मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम खींचते हैं जिसमें आपको समझाएंगे कि लेथ मशीन के कौन से पार्ट का क्या काम है। लेथ मशीन एक ऐसा मशीन टूल है जो किसी कार्यखंड के परिधि से चारों तरफ से एक समान रूप से मटेरियल रिमूव करता है। लेथ मशीन हमेशा सिमेट्रिकल वर्क पीस का निर्माण करता है। अब हम फिर लेथ मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम खींचते हैं। देखिए लेथ मशीन को समझने के लिए इस ब्लॉक डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, एक बड़ा सा जो है पटरी बना दिया है या एक रास्ता बना दिया है। इसको जब आप लोग ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्लैट बेडवे। वो आगे चल के हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको यह मान करके चलना है यह एक रास्ता है। यह रास्ता या एक तरीके से यह एक पटरी है जो दो पैरों के ऊपर रखा गया है। एक बाएं तरफ पैर है, इससे हम लोग लिख दे रहे हैं लेफ्ट लेग, बायां पैर, और एक पैर और है जो कि दाएं तरफ है जिसे हम लिख दे रहे हैं राइट लेग, दाहिना पैर। ये ऊपर वाली जो पटरी है यह जिन दो पैरों पर टिकी हुई है, इसमें आप बायां पैर देख रहे हैं थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है। ये पैर असल में खोखला होता है और जो दाहिने तरफ का पैर है वह सॉलिड है, वह पतला बनाया गया है। बाएं तरफ के पैर को खोखला क्यों बनाया गया है? बाएं तरफ के पैर को खोखला बनाने का रीजन है क्योंकि इसके अंदर कुछ मशीन लगाई जाती है, कुछ ड्राइव मैकेनिज्म जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर या कुछ गियर मैकेनिज्म्स लगाई जाती हैं। अब ये पटरी दो पैरों के ऊपर रख दिया गया है। अब इस पटरी के ऊपर इधर एक बॉक्स होता है लेथ मशीन में। ये जो दोनों पैरों के ऊपर रखी हुई पटरी है इसे हम लोग लेथ मशीन का बेड कहते हैं। बेड, बिस्तर। और इस लेथ मशीन के बेड पर बाएं तरफ एक खोखला डिब्बा रखा गया होता है जिसे हम लोग हेड स्टॉक कहते हैं। हेड स्टॉक, इस वाले हेड की बात की जा रही है यहां पर। जिस तरीके से हमारा हेड क्या करता है, हमारे पूरे के पूरे बॉडी मूवमेंट को या हमारे वर्किंग को कंट्रोल करता है, या हमारे हेड के पास पूरा का पूरा हमारा कंट्रोल होता है, उसी तरीके से लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है वो पूरे के पूरे लेथ मशीन को कंट्रोल करता है। लेथ मशीन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस काम को कैसे करना है, वो यही हेड स्टॉक से ही कंट्रोल होता है। हेड स्टॉक में ही बहुत सारे लीवर वगैरह होते हैं जिससे लेथ मशीन को चलाया जाता है, बंद किया जाता है, लेथ मशीन को अलग अलग काम करने योग्य बनाया जाता है। अब हो गया हेड स्टॉक। अब इस हेड स्टॉक में क्या होता है, हेड स्टॉक में ढेर सारे गियर होते हैं, छोटे छोटे शैफ्ट्स होते हैं। अब यहां जो बायां पैर होता है इसमें क्या होता है, यहां पर बायां पैर में होता है प्राइम मूवर। देखिए प्राइम मूवर क्या होता है, इस तरीके का शब्द जो बीच बीच में आएगा हम आपको उसी समय समझाते चलेंगे। जैसे अभी हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का फाई आपको बता दिया तो एक शब्द फिर से आ गया प्राइम मूवर। तो प्राइम क्या, अरे प्राइम मूवर का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। प्राइम मतलब होता है प्राथमिक, मूवर मतलब चलाने वाला। किसी मशीन को चलाने के लिए जो ड्राइवर लगाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं प्राइम मूवर। लेथ मशीन को चलाने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मोटर लगाया जाएगा या आईसी इंजन लगाया जाएगा। यही इलेक्ट्रिकल मोटर या आईसी इंजन प्राइम मूवर के नाम से जाना जाता है। आप शादियों में देखते हैं कि एक डीजी सेट आता है, उस डीजी सेट में क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है और एक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर लगे हुए होते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक कपलिंग लगी हुई होती है। जब डीजल इंजन को चालू कर दिया जाता है तब यह क्या करता है, डीजी सेट को घुमाने लगता है। तो जो यहां डीजल इंजन है वह प्राइम मूवर है। बस यही समझना है आपको प्राइम मूवर के बारे में।
आप चारा काटने वाली मशीन चलाने के लिए या आटा चक्की चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल मोटर से पट्टा चढ़ा करके चारा काटने वाली मशीन पर या आटा चक्की पर लेकर के आते हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल मोटर है वही वहां पर प्राइम मूवर है। पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वहां पर टरबाइन है वही प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर का बेसिक मतलब किसी मशीन को चलाने के लिए जो ड्राइवर मतलब जो चला रहा है, जो ड्राइवर इस्तेमाल किया जाता है उसी ड्राइवर को प्राइम मूवर कहते हैं। जैसे कि यहाँ डीजी सेट में आप देखिए, डीजी सेट में क्या होता है, एक डीजल इंजन होता है, एक जनरेटर होता है, बीच में कपलिंग लगी होती है। जब डीजल इंजन में डीजल डाल करके आप चालू कर देते हैं तो वह क्या करता है, जनरेटर को घुमाना शुरू कर देता है। तो जो यहाँ डीजल इंजन है वह प्राइम मूवर है। देखिए इस तरीके का जो टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आ रही है जैसे प्राइम मूवर, ये आपको समझ करके याद रखने की जरूरत है। कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में या आगे चल करके जब आप स्किल टेस्ट दे रहे होते हैं तो वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इन चीजों को याद रखिए। फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, उसी लेथ मशीन पर। तो जो बायां पैर है यहां पर एक प्राइम मूवर, और जनरली यहां प्राइम मूवर के नाम पर आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर ही लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल मोटर से शाफ्ट निकला रहेगा और यहां पर भी बियरिंग लगा करके यहां पर भी शाफ्ट लगा दिया जाता है। अब इस इलेक्ट्रिकल मोटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके चालू कर देते हैं तो यह इस साइड पर एक पुल्ली लगा देंगे। जनरली कौन पुल्ली होता है, इस साइड पर भी पुल्ली लगा देंगे। अब यहां से बेल्ट चढ़ा करके पावर इसको दे देंगे तो यह क्या होगा, घूमने लगेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि यह इलेक्ट्रिकल मोटर सीधे यहीं पर काहे नहीं लगा दिए, हेड स्टॉक में ही। देखिए अभी हम सीधे पट्टा चढ़ा करके चलाने को कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ये जो बाहर निकलने वाला यह शाफ्ट है, इसे हम लोग आगे चल के मेन स्पिंडल कहेंगे। इस शाफ्ट को आवश्यकता के अनुरूप या मशीनिंग प्रोसेस के अनुरूप अलग अलग स्पीड चाहिए होता है, अलग अलग डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए होता है, या अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टार्क का रोटेशन चाहिए होता है। ऐसे केस में इस बीच में यहां से लेकर के इलेक्ट्रिकल मोटर से लेकर के इस मेन स्पिंडल तक पावर ट्रांसमिशन करने के बीच में यहां पर बहुत सारे मैकेनिज्म लगते हैं, बीच में बहुत सारे गियर पड़ते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स पड़ते हैं। इसलिए सीधे इलेक्ट्रिकल मोटर को वहीं पर नहीं लगाया जा रहा है। इस बीच में बहुत सारे शाफ्ट्स होते हैं, इन शाफ्ट पर बहुत सारे गियर्स होते हैं। इस गियर को अलग अलग गियर लगा करके इस शाफ्ट पर हम लोग अलग अलग पावर रिसीव करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल मोटर खोखले पैर में यहां नीचे लगा हुआ है, पावर जहां हमें चाहिए मेन शाफ्ट जो है हेड स्टॉक में ऊपर लगा हुआ है। अब ये जो हेड स्टॉक में हमने ये बताया कि यह शाफ्ट एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस शाफ्ट का नाम होता है मेन स्पिंडल। प्राइम मूवर चला तो ढेर सारे मैकेनिज्म से होते हुए पावर किसे मिल गया, हेड स्टॉक में। हेड स्टॉक से कौन बाहर निकला हुआ है, मेन स्पिंडल। यानी मेन स्पिंडल यहां से अब रोटरी मोशन करना शुरू कर देगा। जब मेन स्पिंडल रोटरी मोशन करना शुरू कर देगा तो मेन स्पिंडल के किनारे यहां पर एक चीज लगता है जिसे हमने पहले भी बताया, उस चीज का क्या नाम है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। एक ऐसा जुआड़ लगता है जो कार्यखंड को पकड़ सकता है, उसका नाम है वर्क होल्डिंग डिवाइस। अब देखिए जो आपका वर्क होल्डिंग डिवाइस, कई तरीके के वर्क होल्डिंग डिवाइस होता है, जैसे कि चक हो सकता है, फेस प्लेट हो सकता है, एंगल प्लेट हो सकता है, ड्राइविंग डाग और सेंटर का असेंबली हो सकता है। चक कई टाइप के होते हैं, 3 जा चक, 4 जा चक, कॉम्बिनेशन चक, मैग्नेटिक चक, कार्लेट। ये सब जो है कि लेथ एक्सेसरीज की पढ़ाई में पढ़ाएंगे। अभी आपको यहां बस यह समझना है कि मेन स्पिंडल से बाहर की तरफ एक जुआड़ लगा रहता है, वर्क होल्डिंग डिवाइस। इस वर्क होल्डिंग डिवाइस का काम क्या होता है, इस वर्क होल्डिंग डिवाइस का काम होता है जिस वर्क की मशीनिंग करना है या जिस वर्क का कटाई छिलाई करना है, उसे इसी वर्क होल्डिंग डिवाइस में पकड़ लेते हैं। अब ये जो लेथ मशीन का बेड है जो दोनों पैरों के ऊपर
अब ये बेड कैसा होता है, बेड को ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखता है, हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। इस बेड पर कुछ गाइड वे बना होता है, कुछ रास्ते बने होते हैं जिसके ऊपर कोई चीज सरक सकता है। कौन सरकेगा? जो टूल को पकड़ करके इस बेड पर इधर उधर चलेगा वही सरकेगा। यह बेड अगर आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखता है, थोड़ा सा देखिए, हम समझा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। ऊपर यह वी शेप में और एक फ्लैट शेप में रहता है। इसके ऊपर जो चीज रहता है वो इसी वी शेप में फंस करके ऐसे 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 जो है कि चलता रहता है। तो इस बेड के ऊपर कौन चलता है? इस बेड के ऊपर चलने के लिए हमने बताया था कौन चलेगा, जो टूल को पकड़ेगा वो चलेगा। टूल को कौन पकड़ेगा? टूल को पकड़ने के लिए जो आएगा उसका नाम हम लोग क्या रख देंगे? टूल होल्डिंग डिवाइस। अब टूल होल्डिंग डिवाइस क्या है? उसका नाम या तो टूल होल्डिंग डिवाइस रख दे या तो उसके चलने के आधार पर वह बेड पर यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से चल रहा है। देखिए जब आप सड़कों पर चलते हैं तो वहां पर ट्रक गुजरता है तो ट्रकों पर आप जनरली लिखा हुआ देखते हैं गुड्स कैरीज। इसका क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर जल्दी जल्दी टॉपिक से हट जा रहे हैं। टॉपिक से हटना जरूरी है आपको समझाने के लिए। हमने यह बताया कि जब आप सड़कों पर चल रहे होते हैं, हाईवे पर चलते हैं, तो वहां पर कई तरीके का ट्रक चलता है। कुछ ऐसे ट्रक होते हैं जिस पर सामने लिखा रहता है गुड्स कैरीज। तो हमें समझ नहीं आता है या बच्चे समझते हैं गुड्स का मतलब यहां पर अच्छा है। नहीं, गुड्स का मतलब यहां पर है माल, सामान, वस्तु। कैरीज का मतलब होता है वाहक, ले जाने वाला। माल वाहक, गुड्स कैरीज मतलब क्या हो गया? माल वाहक। यह जो भी व्हीकल है या ट्रक है वह सड़क पर चल रहा है, इसलिए उसे क्या कह दिया गया है? चलने वाली चीजों को वाहक। तो यहां पर भी जो चीज इस बेड पर यहां से यहां तक चलेगा उसका भी नाम क्या है लेथ मशीन में? देखिए अब आपको कैरीज भूलना नहीं चाहिए। हमने इसको रिलेट कर दिया। कैसे रिलेट कर दिया? सड़क पर चलने वाले ट्रकों से रिलेट कर दिया। कैरीज मतलब होता है हिंदी में वाहक। यह क्या करता है? ट्रक क्या करता है? ट्रक किसी न किसी सामान को लेकर के सड़क पर चलता रहता है। तो ये जो कैरीज लेथ मशीन का है यह भी उसी तरीके का नाम है कैरीज। यह भी वाहक है, तो यह भी किसी को लेकर के चलता होगा। किसे लेकर के चलता है? टूल को। टूल को लेकर के चलता है यह। इसमें जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, इसमें जो वर्कपीस बांधा जाएगा, इस वर्कपीस की मशीनिंग के लिए टूल चाहिए। तो टूल कहां पर बांधा जाएगा? इसी कैरीज पर बांधा जाएगा एक क्लैंप की सहायता से। जब इस कैरीज पर टूल ऐसे बांध दिया जाएगा तो कैरीज क्या करेगा? टूल को लेकर के इस तरीके से चल करके या वर्कपीस में टच करा करके वर्कपीस की मशीनिंग करेगा। चूंकि यह क्या कर रहा है? वाहन का काम कर रहा है। इस बेड पर या इस गाइड वे पर चलने का काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है कैरीज। यह कैरीज किस चीज को लेकर के चल रहा है? टूल को लेकर के चल रहा है। तो हमने बताया अभी तक लेथ मशीन के बेड में आपको बताया कि यह लेथ मशीन का बेड है। बेड ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके का होता है। बेड और भी दूसरे तरीकों के होते हैं, जैसे फ्लैट बेड, वी बेड, ये सब हम बेड के टाइप में बताएंगे। इसके अलावा बेड किस पर टिका होता है? बेड दो पैरों पर टिका हुआ है, लेफ्ट लेग और राइट लेग। लेफ्ट लेग खोखला होता है क्योंकि उसमें लेथ मशीन का ड्राइविंग मैकेनिज्म रखा जाता है, और राइट लेग जो है कि उसमें कोई ड्राइवर या कुछ ऐसा चीज नहीं रखा जाता है, तो वह जो है कि थोड़ा पतला होता है, सॉलिड होता है। अब लेफ्ट लेग के ठीक ऊपर यानी लेथ बेड के बाएं तरफ एक खोखला डिब्बा होता है जिसे हमने लिख दिया है कि हेड स्टॉक। हेड स्टॉक से बाहर की तरफ एक शैफ्ट निकला रहता है। उस शैफ्ट पर क्या होता है? एक वर्क होल्डिंग डिवाइस बंधा होता है। वर्क होल्डिंग डिवाइस में ही वर्कपीस को बांध देते हैं। लेथ मशीन के बेड पर आकर के कैरीज बांध दिया जाता है। कैरीज जो है टूल को पकड़ करके चलता है हेड स्टॉक से टेल स्टॉक के बीच में। लेथ मशीन के बेड के बाएं पैर में क्या होता है? एक प्राइम मूवर लगा होता है जो जनरली इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। यह प्राइम मूवर क्या करता है? मेन पावर देता है लेथ मशीन को चलाने के लिए। अब इस प्राइम मूवर से पावर जो है कि लेथ मशीन के मेन स्पिंडल तक कैसे पहुंचता है? बेल्ट से और गियर मैकेनिज्म की सहायता से। अब
जब मेन स्पिंडल पर पावर पहुंच जाएगा तो मेन स्पिंडल घूमने लगेगा, जिससे वर्क होल्डिंग डिवाइस घूमेगा। जब वर्क होल्डिंग डिवाइस घूमेगा तो उसी पर बंधा हुआ क्या है, कार्यखंड। अब जो कार्यखंड है वो भी घूमना शुरू कर देगा। तो जो कैरिज के ऊपर टूल बंधा है वह क्या है, कार्यखंड के संपर्क में आएगा तो घूमते हुए कार्यखंड से मटेरियल चिप्स के रूप में रिमूव होने लगेगा। अब क्या है, कभी कभी लेथ मशीन के बेड पर इधर दाहिने तरफ भी एक जुआड़ बंधा रहता है इस तरीके से। इसका क्या नाम होता है, इस दाहिने तरफ वाले जुआड़ का जरूरत क्या पड़ा, जब इस कैरिज पर बंधा हुआ टूल वर्कपीस में ऐसे आएगा तो वर्कपीस में धक्का लगाएगा। तो इस तरीके से वर्कपीस ऐसे पीछे की तरफ झुक न जाए। ऐसी अवस्था में जब वर्कपीस के पीछे की तरफ झुकने का डर होता है या वर्कपीस पतला और लंबा या कमजोर होता है, उस समय यहां से एक जो है सेंटर लगा करके इसको दाहिने तरफ से भी सहारा दे दिया जाता है ऐसे। इसीलिए यह दाहिने तरफ वाला जुआड़ है, इसका नाम है टेल स्टॉक। यह जरूरी नहीं है कि लेथ मशीन पर हमेशा लगा रहे। टेल स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब लेथ मशीन के वर्क होल्डिंग डिवाइस में लंबा, पतला और लचीला कार्यखंड जो है बांधा जा रहा है। उस समय जैसे ही टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है, वर्कपीस पीछे की तरफ झुकने लगता है। ऐसे केस में एक तरफ से वर्क होल्डिंग डिवाइस, दूसरे तरफ से सेंटर का सहारा। जो वर्क होल्डिंग डिवाइस आ रहा है वह मेन स्पिंडल यानी हेड स्टॉक से आ रहा है, जो सेंटर आएगा इधर टेल स्टॉक से आएगा। अब इस तरीके से वर्कपीस पीछे की तरफ नहीं झुकेगा और जो आपका टूल है वह इससे कांटेक्ट करके मशीनिंग कर देगा। हम यह मान करके चल रहे हैं कि लेथ मशीन अब आपको कुछ हद तक समझ में आ गया है और अब आप लेथ मशीन के बेसिक को और लेथ मशीन के जरूरत को, लेथ मशीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये समझ गए हैं। अब हम आपको लेथ मशीन के पार्ट्स की बात करेंगे। अब हम आपको लेथ मशीन के पार्ट्स पर डिटेल में लेकर के चलेंगे। लेथ मशीन का डायग्राम हम आपको दिखाएंगे और उसमें एक एक पार्ट्स को आपको समझाएंगे। देखिए, हमने स्क्रीन पर आपके सामने लेथ मशीन का एक डायग्राम ओपन कर दिया है। अब कुछ बच्चों को देख करके ऐसा लग रहा है कि सर ने तो अभी हमें 4-5 पार्ट के बारे में बताया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें बहुत सारे पार्ट, इसमें 21-22 पार्ट का जिक्र किया गया है, ये कैसे समझ में आएगा। अरे कुछ नहीं है, आपको लेथ का बेसिक समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। अब आप बताइए, इस लेथ मशीन को देख करके आप सभी को समझ में आ रहा है कि इस लेथ मशीन में क्या है। इस लेथ मशीन में आपको एक बेड दिख रहा है, आपको लेथ मशीन में बायां पैर दिख रहा है जो कि थोड़ा चौड़ा है, आपको लेथ मशीन में दाहिना पैर भी दिख रहा है जो कि थोड़ा पतला है। लेथ मशीन के बेड के ठीक ऊपर बाएं तरफ एक खोखला बॉक्स लगा हुआ है जिसको हमने अभी तक हेड स्टॉक के बारे में बताया। देखिए, जब हम लेथ मशीन का ब्लॉक डायग्राम बता रहे थे तो यह बता रहे थे कि प्राइम मूवर से लेकर के मेन स्पिंडल तक पावर पहुंचने के बीच में केवल एक बेल्ट ड्राइव भी नहीं होता है, उस बीच में कई सारे शैफ्ट और बहुत सारे गियर मैकेनिज्म होते हैं। अब लेथ मशीन पर अलग अलग स्पीड प्राप्त करने के लिए, या यह कह लीजिए कि लेथ मशीन पर अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग स्पीड की जरूरत पड़ती है, अलग अलग टार्क यानी बल आघूर्ण की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमें लेथ मशीन पर अलग अलग गियर इंगेज करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे गियर हैं, उन गियर को बदलने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जो कि 1 नंबर पर दिखाया गया है, क्विक चेंज गियर बॉक्स। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर अंग्रेजी में करा रहे हैं। बताइए, हम अंग्रेजी में करा रहे हैं, बोल तो रहे हैं हिंदी में, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया। अब अगर ये भी हम हिंदी में करने लगेंगे ना तो आपको और नहीं समझ में आएगा। द्रुत वापसी गियर डिब्बा, समझ में आया। क्विक चेंज गियर बॉक्स तो उससे अच्छा है ना, हम समझा देंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या इस्तेमाल है। क्विक चेंज गियर बॉक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, लेथ मशीन पर अलग अलग मटेरियल जैसे कॉपर की मशीनिंग करनी हुई तो अलग स्पीड चाहिए, माइल्ड स्टील की मशीनिंग करनी हुई तो अलग स्पीड चाहिए, हाई कार्बन स्टील का या यह कह लीजिए कि टंगस्टन मॉलिब्डेनम या दूसरे मटेरियल्स की मशीनिंग करनी है तो अलग स्पीड चाहिए। इसके लिए हमें लेथ मशीन पर गियर बदलना पड़ता है। वही गियर बदलने के लिए एक लीवर लगा हुआ है जो कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है 1 नंबर से।
वहीं गियर का नाम है या गियर बॉक्स का नाम है क्विक चेंज। क्विक मतलब जल्दी से परिवर्तन करने वाला। आप गियर को इधर उधर कर दीजिए, जैसे मोटरसाइकिल में आप पैरों से गियर बदलते हैं, उसी तरीके से लेथ मशीन में हाथों से गियर बदलने का प्रोविजन होता है। वही है क्विक चेंज गियर बॉक्स। 2 नंबर क्या है? लोकेशन मतलब आप सभी लोग जानते हैं जगह। चेंज गियर मतलब गियर बदले जाने वाला जगह, जहां से गियर बदलते हैं वहीं क्विक चेंज गियर बॉक्स वाले जगह को ही तो दिखाया गया है 2 नंबर से भी। गियर बदलने वाला जगह, वहीं से गियर को बदलते हैं, वहीं पर लीवर होता है। अब बताइए 3 नंबर क्या है? देखिए 3 नंबर उसमें कहां दिखाया गया है डायग्राम में? 3 नंबर का नाम है फीड रिवर्स लीवर। हम समझा रहे हैं यह क्या है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हेड स्टॉक से बाहर निकला हुआ ये जो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है, ये जो मेन स्पिंडल है, इस मेन स्पिंडल को कभी क्लॉकवाइज चलाना पड़ता है तो कभी एंटी क्लॉकवाइज भी चलाना पड़ता है कार्य की आवश्यकता के अनुसार। तो उसके आरपीएम को या उसके रोटेशन को बदलने के लिए 3 नंबर से एक लीवर दिखाया गया है। जब उस लीवर को इधर उधर कर देंगे तो उससे क्या होगा कि जो लेथ मशीन का मेन स्पिंडल है उसका रोटेशन बदल जाएगा। पहले क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज था तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। बस उसी के लिए एक लीवर लगाया गया है जिसे 3 नंबर से दिखाया गया है, वह फीड रिवर्स लीवर कहा जाता है। अब 4 नंबर देखिए क्या है? 4 नंबर हमने बताया कि लेथ मशीन के बेड पर बाएं तरफ एक डिब्बा लगा रहता है। उस डिब्बे में लेथ मशीन का ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, उसी में से मेन स्पिंडल बाहर निकला रहता है। तो 4 नंबर उसी डिब्बे की बात कर रहा है। उस डिब्बे का नाम हमने पहले भी बता दिया, उसका नाम क्या है? हेड स्टॉक। 5 नंबर क्या है? देखिए 5 नंबर सबसे पहले देखिए लगा कहां पर है। लगा कहां है? मेन स्पिंडल पर लगा हुआ है। तो मेन स्पिंडल पर बाहर की तरफ क्या लगा रहता है? वर्क होल्डिंग डिवाइस। मेन स्पिंडल पर वो डिवाइस लगा रहता है जो आगे चल करके कार्यखंड को पकड़ेगा और अपने साथ कार्यखंड को घुमाएगा। तो जो 5 नंबर है वह मेन स्पिंडल पर लगा हुआ है, यानी वह वर्क होल्डिंग डिवाइस है। अब वर्क होल्डिंग डिवाइस कई तरीके का होता है। चक हो सकता है, ड्राइविंग प्लेट हो सकता है, फेस प्लेट हो सकता है, एंगल प्लेट हो सकता है, सेंटर्स ड्राइविंग प्लेट के साथ हो सकता है या सेंटर ड्राइविंग प्लेट डार्क, इन सब का एक असेंबली हो सकता है। तो कोई ना कोई वर्क होल्डिंग डिवाइस 5 नंबर है। लेकिन जो डायग्राम में आपको दिखाया गया है, हम आपको बता दें कि यहां पर जो डायग्राम में दिखाया गया है वो है ड्राइविंग प्लेट। बच्चे परेशान ना हो, हम आगे चल करके जब आपको लेथ एक्सेसरीज पढ़ाएंगे तब वहां सब बताएंगे एक एक करके कि ड्राइविंग प्लेट क्या होता है, सेंटर क्या होता है, डार्क क्या होता है, कैरियर क्या होता है, चक कितने टाइप के होते हैं, कौन से चक का कहां इस्तेमाल होता है। यहां पर आपको खाली बेसिक देखना है कि किस पार्ट को कहां लेथ मशीन का कौन सा पार्ट कहां पर लगा रहता है। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप वीडियो को देखते हुए बने रहिए। आगे चल करके हम इस पार्ट को जब एक एक करके डिटेल में बताएंगे, जहां से आपसे क्वेश्चन उठाया जाता है, तो ये चीजें आपको याद आएंगी, वो समझने में बड़ा सहूलियत मिलेगा इससे। 5 नंबर ड्राइविंग प्लेट है जो कि एक तरीके का वर्क होल्डिंग डिवाइस है। अब 6 नंबर जो है कि सेंटर है। लेथ एक्सेसरीज में हम आगे बताएंगे कि सेंटर्स क्या होता है। सेंटर सिंपली एक इस तरीके का नुकीला पार्ट होता है जो कि टेल स्टॉक में या हेड स्टॉक के मेन स्पिंडल में लगाया जाता है। टेल स्टॉक के स्लीव में या हेड स्टॉक के मेन स्पिंडल में लगाया जाता है। यह इस तरीके का नुकीला होता है। सेंटर का एंगल 60 डिग्री होता है, यह याद रखिए। ये भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि लेथ सेंटर का एंगल क्या होता है। तो जो हेड स्टॉक की तरफ सेंटर लगता है वो चूंकि मेन स्पिंडल के साथ घूमता है, उसे जिंदा सेंटर कहते हैं यानी लाइव सेंटर। और जो टेल स्टॉक की तरफ सेंटर लगता है वो वर्कपीस के साथ नहीं घूमता है, इसलिए उसे मुर्दा सेंटर यानी डेड सेंटर कहते हैं। तो जो 6 नंबर पर लगा हुआ है उसे हम लोग सेंटर कहेंगे। कौन सा सेंटर कहेंगे? लाइव। अब हम अगले पार्ट्स पर चलते हैं जिसका नाम है टूल पोस्ट। हमने जो है कैरिज के बारे में बताया था कि कैरिज क्या होता है। लेथ मशीन के बेड पर हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ चलने वाला एक लेथ मशीन का पार्ट है। तो ये जो कैरिज है यह हेड स्टॉक से टेल स्टॉक
क्यों चलता है, हमने ये भी बताया कि एक्चुअल में यह जो कैरिज है यह किसी को ले करके चलता है, वाहक है एक तरीके के से, किसी को ले करके चलता है। किसको लेकर के चलता है, यह एक्चुअल में टूल को लेकर के चलता है। तो कैरिज टूल को कैसे पकड़ता है, कैरिज टूल को पकड़ता है एक क्लैंप के सहारे। क्लैंप मतलब कैरिज में टूल को बांधा जाएगा। तो कैरिज में टूल को कैसे बांधा जाएगा, कैरिज में टूल को बांधने के लिए एक क्लैंप या एक बंधन का इस्तेमाल करते हैं। उसी क्लैंप या बंधन का नाम है टूल पोस्ट, जो 7 नंबर पर दिखाया गया है। अब हम इतने को मिटा दे रहे हैं 1 से 7 तक। अब हम 7 के आगे चलते हैं कि अगला पार्ट कौन सा है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं अगला पार्ट 8 नंबर पर लिखा गया है कंपाउंड स्लाइड। देखिए, जब हम कैरिज के बारे में पढ़ने लगेंगे, कैरिज के बारे में डिटेल पढ़ने लगेंगे, कैरिज कैसे वर्क करता है, कैरिज के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ने लगेंगे, तो वहां पर हम आपको समझा देंगे कि कंपाउंड स्लाइड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, कैरिज कई पार्ट से मिलकर के बना होता है। कैरिज के ऊपर जो टूल पोस्ट लगा होता है, टूल पोस्ट जो है कैरिज के ऊपर 360 डिग्री पर घूम सकता है। टूल पोस्ट जो है कैरिज के ऊपर 360 अंश पर पूरा इस तरीके से घूम सकता है। जैसे टूल का नोक अभी इधर है, तो यह जरूरत पड़ने पर इधर उधर किसी भी तरफ किया जा सकता है। यह जो है कंपाउंड स्लाइड से संभव होता है। कैरिज के ऊपर 360 अंश पर घूमने वाला एक प्रोटेक्टर मैकेनिज्म लगा होता है, उसी को हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। जब हम कैरिज के बारे में डिटेलिंग करने लगेंगे, वहां पर कंपाउंड स्लाइड आपको समझ में आ जाएगा। 9 नंबर पर लिखा गया है सैडल। सैडल कैरिज का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो लेथ मशीन के बेड पर लगाया जाता है या लेथ मशीन के बेड पर रखा होता है। हमने बताया कि कैरिज कई पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे सैडल, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट, क्रॉस स्लाइड, इन सारे पार्ट से मिलकर कैरिज बनता है। तो कैरिज का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, यह एच शेप का एक कास्टिंग होता है, जिसे हम लोग सैडल कहते हैं। 10 नंबर पर डेड सेंटर है। हमने लाइव सेंटर को बताते समय आपको अच्छे से समझाया कि सेंटर क्या होता है। अब जो सेंटर हेड स्टॉक की तरफ लगा रहता है या वर्कपीस या मेन स्पिंडल के साथ चलता है, उसे लाइव सेंटर। जो सेंटर टेल स्टॉक में लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं 10 नंबर का सेंटर टेल स्टॉक में लगा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं डेड सेंटर। डेड सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सेंटर वर्कपीस के साथ नहीं घूमता। डेड सेंटर कहां लगा हुआ है, 10 नंबर आप देख पा रहे हैं टेल स्टॉक में लगा हुआ है। 11 नंबर टेल स्टॉक। टेल स्टॉक का काम क्या होता है, जब कार्यखंड बहुत लंबा और लचीला हो जाता है, तो एक तरफ से इसको एक तरफ से कार्यखंड को वर्क होल्डिंग डिवाइस पकड़ा हुआ है, दूसरे तरफ से भी कार्यखंड को सहारा देने की जरूरत पड़ती है, वो डेड सेंटर से दिया जाता है। डेड सेंटर टेल स्टॉक में लगा हुआ होता है, वही 11 नंबर से दिखाया गया है टेल स्टॉक। 12 नंबर पर क्या है, सेट स्क्रू। 12 नंबर पर दिखाया गया है सेट स्क्रू। असल में क्या है कि जो लेथ बेड पर दाहिने तरफ टेल स्टॉक लगाया गया है, उसको लेथ बेड पर कार्य की लंबाई के अनुसार दाएं बाएं सरकाया जा सकता है इस तरीके से। उसी को लेथ बेड पर सेट करने के लिए सेट स्क्रू लगाया गया है। हम जब आपको टेल स्टॉक पढ़ाएंगे तो वहां पर सेट स्क्रू आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। 13 नंबर में आप देख पा रहे हैं 13 नंबर क्या है, लेथ मशीन के दोनों पैरों के ऊपर टिका हुआ एक प्लेटफॉर्म, जिसे लेथ बेड कहते हैं। इसी लेथ बेड पर लेथ मशीन के सारे मैकेनिज्म जो है कि लगे होते हैं। इसी लेथ बेड पर बाएं तरफ हेड स्टॉक और दाएं तरफ टेल स्टॉक होता है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में लेथ बेड पर ही कैरिज लगा होता है। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर देखिए, फीड शैफ्ट होता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमेटिक फीडिंग के लिए किया जाता है। जब कैरिज को हमें हाथ से नहीं चलाना होता है, किसी वर्कपीस के मशीनिंग के दौरान कैरिज को हमें ऑटोमेटिक फीड देना होता है या टूल को ऑटोमेटिक फीड देना होता है, तब जो है कि फीड रॉड इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर पर दिखाया गया है जो, उसका नाम है लीड स्क्रू।
लीड स्क्रू भी ऑटोमेटिक फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन के समय नहीं, थ्रेड कटिंग के समय। लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग के समय जो हम कैरिज को फीड देते हैं वो लीड स्क्रू के सहारे देते हैं। फिर से सुनिए, लीड स्क्रू का इस्तेमाल ऑटोमेटिक फीड के लिए किया जाता है। जब लेथ मशीन पर थ्रेड कटिंग करना होता है तो कैरिज को फीड देने के लिए लीड स्क्रू इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर है थ्रेड चेजर। जब लेथ मशीन पर चूड़ी काटते हैं तो वह एक सिंगल कट में नहीं बन पाता है। एक ही चूड़ी में हमें टूल को 2 बार या 2 से अधिक बार चलाना पड़ता है। ऐसे में जब एक बार कार्यखंड पर टूल से निशान बना लेते हैं, हेलिकल निशान बना लेते हैं या चूड़ीदार निशान बना लेते हैं, तो उस पर उसको फिनिश करने के लिए या उसको कंप्लीटली डेप्थ ऑफ कट देने के लिए या चूड़ी की पूरी गहराई देने के लिए टूल को उसी चूड़ी में से फिर चलाना पड़ता है। उसी चूड़ी में से टूल को फिर से लगाने के लिए थ्रेड चेजर सहूलियत प्रदान करता है। 17 नंबर पर है हाफ नट। जब हम लेथ मशीन के एक एक पार्ट्स के बारे में आगे देखेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहां पर तो केवल सारे पार्ट्स को हमें दिखाना है, लेथ मशीन कैसा दिखता है हमें वो दिखाना है। तो हाफ नट का काम क्या होता है? हाफ नट का भी इस्तेमाल थ्रेड कटिंग के दौरान किया जाता है। जब थ्रेड कटिंग के दौरान लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फीड देना होता है तो कैरिज को लीड स्क्रू से इंगेज करने के लिए हाफ नट इस्तेमाल किया जाता है। हाफ नट 2 पार्ट में बना हुआ एक नट होता है जो आवश्यकता पड़ने पर लीड स्क्रू को आकर के पकड़ लेता है, और जब लीड स्क्रू घूमता है तो हाफ नट उसके ऊपर दाएं बाएं चलता है। इसी हाफ नट के सहारे कैरिज जो है लेथ मशीन के बेड पर चलता है। यह काम केवल थ्रेड कटिंग के दौरान होता है। अगला है एप्रन। कैरिज में हमने बताया कि कैरिज बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें एक मैकेनिज्म भी लगा होता है जिससे हम लोग एप्रन मैकेनिज्म कहते हैं। इस मैकेनिज्म के ठीक सामने ऑपरेटर खड़ा होता है जहां से वह कैरिज को ऑपरेट कर सकता है। उस मैकेनिज्म और ऑपरेटर के बीच में कैरिज पर एक ढक्कन लगा होता है जो कि ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए लगाया गया होता है, ताकि ऑपरेटर के कपड़े या ऑपरेटर का हाथ उस मैकेनिज्म में या उस गियर मैकेनिज्म में या जो कुछ भी कैरिज को ड्राइव करने के लिए लगाया गया है यंत्रावली, उससे उसको चोट न लगे, उसमें उसके कपड़े न फंसे। तो एक ढक्कन की तरह एक प्लेट लगा दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एप्रन। एप्रन के पीछे जो मैकेनिज्म होता है उसे हम लोग एप्रन मैकेनिज्म कहते हैं। हम वो भी पढ़ाएंगे आपको। कैरिज में जो 19 नंबर का पार्ट दिखाया गया है या इस डायग्राम में जो 19 नंबर पर आपको दिखाया गया है वह एक कैरिज का पार्ट है या लीवर है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस फीड लीवर। कैरिज को लेथ मशीन के बेड पर लॉन्गिट्यूडिनल फीड इस तरीके से दिया जा सकता है। लेथ मशीन के बेड पर लॉन्गिट्यूडिनल फीड दिया जा सकता है और उसको क्रॉस फीड भी दिया जा सकता है। तो क्रॉस फीड देने के लिए एक 19 नंबर वाला लीवर लगाया गया है जिसे हम लोग क्रॉस फीड लीवर कहते हैं। 20 नंबर पर भी एक लीवर लगा हुआ है जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड लीवर कहते हैं। 21 नंबर पर बैक गियर लीवर। 22 नंबर पर जो आपको दिखाया गया है, 22 नंबर पर आपको मेन स्पिंडल दिखाया गया है। मेन स्पिंडल क्या है? जो लेथ मशीन के हेड स्टॉक से बाहर की तरफ निकला हुआ शाफ्ट है जिसमें वर्क होल्डिंग डिवाइस लगेगा जो वर्कपीस को पकड़ करके चलाएगा, वही मेन स्पिंडल है। यहां हमने लेथ मशीन के सारे पार्ट्स के नाम के बारे में बताया। हो सकता है आपको सारे पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया हो, लेकिन यह कंप्लीट पढ़ाई नहीं थी। अभी जो आपके स्टैंडर्ड का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके लिए हमें लेथ मशीन के एक एक पार्ट के बारे में आगे चल करके पढ़ाना होगा। जैसे कि लेथ मशीन का बेड क्या होता है, हेड स्टॉक क्या होता है, टेल स्टॉक क्या होता है, कैरिज क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीजें भी हमें बतानी है जो अगले वीडियोज में आएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है और लेथ मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि लेथ मशीन के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, इनका क्या काम होता है।